एक पिता की जान या दो बच्चों की मौत। हजारों फीट की ऊंचाई पर लटके इस परिवार के पास सिर्फ 10 सेकंड थे। जब बाप ने अपने ही बेटे से कहा, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। कहानी की शुरुआत मॉन्यूमेंट वैली के उन रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों से होती है जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहां की सपाट और सीधी पहाड़ियां जितनी खूबसूरत लगती हैं, असल में उतनी ही जानलेवा और धोखेबाज होती हैं। यहां पर हम देखते हैं कि 5 लोग इन सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 क्लाइंबर्स में से 3 लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं। डैड का नाम रॉयस है, जो एक बहुत ही अनुभवी और पुराने पर्वतारोही हैं। उनके साथ उनकी बेटी एनी और बेटा पीटर भी हैं। इनके अलावा 2 और लोग इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और यही इस हादसे की सबसे बड़ी और काली वजह बनने वाली थी। सूरज की तेज तपिश और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये पांचों धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे होते हैं। वो 2 लोग जो रॉयल्स और उनके बच्चों से थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, अचानक अपना बैलेंस खो देते हैं। पहाड़ की फिसलन भरी सतह पर उनका पैर टिका नहीं और अगले ही पल वो दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। अब सबसे डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि यह पांचों लोग एक ही रोप यानी रस्सी से आपस में बंधे हुए थे। जैसे ही ऊपर वाले वह 2 लोग गिरे, उनके वजन के झटके की वजह से एक एक करके बाकी सभी लोग भी पहाड़ी की सतह से अलग हो गए। अब मंजर यह था कि पांचों लोग हवा में सिर्फ एक ही रस्सी के सहारे लटके हुए थे, जो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में एक छोटे से हुक के सहारे अटकी हुई थी। लेकिन वह रस्सी और वह हुक इन पांचों का भारी वजन संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। हवा के तेज थप्पड़े और 5 लोगों का वजन उस रस्सी को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। इससे पहले कि सब एक साथ नीचे गिरते, जो 2 लोग सबसे ऊपर थे, वह झटके की वजह से अब रस्सी पर सबसे नीचे लटक गए थे। तभी अचानक उनकी तरफ की रस्सी टूट जाती है और वह दोनों पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब उस रस्सी पर सिर्फ रॉयस, उसका बेटा पीटर और उसकी बेटी एनी बचे होते हैं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वजन कम होने के बावजूद रस्सी धीरे धीरे अपने हुक से खिसक रही थी और वह हुक चट्टान से बाहर आने लगा था। रॉयस को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर कुछ ही सेकंड्स में वजन और कम नहीं किया गया तो रस्सी पूरी तरह उखड़ जाएगी और उसके दोनों मासूम बच्चे भी उसके साथ मारे जाएंगे। रॉयस अपनी बेटी एनी से चिल्लाकर कहता है कि वह पहाड़ी की किसी दरार में क्लैंप लगाने की कोशिश करे ताकि रस्सी को थोड़ा और सपोर्ट मिल सके और हुक पर दबाव कम हो जाए। एनी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसका शरीर कांप रहा है, लेकिन उसका हाथ उस दरार तक नहीं पहुंच पाता जहां वह क्लैंप लगाकर सबकी जान बचा सके। रॉयस सबसे नीचे लटक रहा था और उसके ठीक ऊपर उसका बेटा पीटर था। रॉयस एक ऐसा पत्थर दिल फैसला लेता है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। वह अपने बेटे पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में पिता का प्यार और बच्चों को बचाने की तड़प साफ दिख रही थी। वह कहता है, पीटर, चाकू निकालो और मेरी रस्सी काट दो। पीटर और एनी यह सुनकर सन्न रह जाते हैं। एनी चीख चीख कर पीटर को मना करती है कि वह ऐसा खौफनाक कदम ना उठाए। पीटर का पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह अपने ही हाथों से अपने पिता की रस्सी कैसे काट सकता था। उसे पता था कि रस्सी काटते ही उसके पिता हजारों फीट नीचे गिर जाएंगे। आखिरकार अपनी आंखों में आंसू लिए और भारी मन से मजबूरी में पीटर चाकू से रस्सी काट देता है। रॉयस तेजी से नीचे गिरता है और अपनी जान दे देता है। अब कहानी यहां से 3 साल आगे बढ़ती है। उस भयानक हादसे ने पीटर की रूह को झकझोर कर रख दिया था। पिता की मौत का गिल्ट उसके मन में इस कदर घर कर गया था कि उसने पहाड़ों पर चढ़ना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वह नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम करता है। वह पहाड़ों से कोसों दूर रहना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा होता है तो उसे खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी और हाई प्रोफाइल टीम के 2 पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रही है। K2, जिसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे जानलेवा चोटी कहा जाता है। पीटर को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि इस टीम में उसकी अपनी बहन एनी भी शामिल है। एनी अब एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर बन चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम हो चुका था।
वह अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा कर रही थी। पीटर अपनी बहन से मिलने के लिए बेस कैंप पहुंचता है। सालों बाद जब इन दोनों भाई बहन का सामना होता है तो वहां कोई खुशी या गले मिलना नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पुरानी नफरत दिखाई देती है। दरअसल एनी आज भी अपने पिता की उस मौत के लिए पीटर को ही जिम्मेदार मानती है। पीटर को पता चलता है कि 5 लोगों की एक टीम, जिसमें उसकी बहन एनी भी है, मंगलवार तक छोटी यानी पीक पर पहुंचने वाली है। इस पूरे मिशन का लीडर और पैसा लगाने वाला आदमी एलियट वॉन है, जिसने हाल ही में एक एयरलाइंस कंपनी खरीदी है। उसकी योजना यह थी कि जब वह K2 की चोटी पर खड़ा होगा, ठीक उसी समय उसकी एयरलाइंस की पहली फ्लाइट पहाड़ी के ऊपर से गुजरेगी और दुनिया को उसकी ताकत का एहसास होगा। चढ़ाई शुरू होने से एक रात पहले एलियट वहां एक बहुत ही शानदार पार्टी देता है। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी वहां एक रहस्यमयी और गंभीर आदमी आता है जिसका नाम विक है। विक एक बेहद अनुभवी क्लाइबर है जो पहले भी K2 की चोटी पर जा चुका है और उसे वहां के चप्पे चप्पे और वहां के बदलते मिजाज की पूरी जानकारी है। विक सीधे एलियट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऊपर मौसम खराब हो गया तो वह क्या करेगा। एलियट अपने पैसे के घमंड में चूर होकर कहता है कि उनके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन मौसम का एक्सपर्ट है और अगले 2 महीनों तक मौसम खराब होने का कोई भी सिग्नल नहीं है। विक उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि पहाड़ों पर मौसम किसी का सगा नहीं होता और अगर एक बार तूफान आ गया, एलियट उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। इसके बाद विक वहां से चला जाता है, अपनी दाढ़ी बनाता है और रात के अंधेरे में अकेले ही खामोशी से K2 की चढ़ाई शुरू कर देता है। अगले दिन एलियट की 5 लोगों की टीम भी अपनी यात्रा शुरू करती है। जोश और उत्साह के साथ यह लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। जब यह लोग 26,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां हवा बहुत पतली हो जाती है, तो अचानक रेडियो पर उन्हें नीचे से मैसेज मिलता है कि एक भीषण तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। टीम का लीडर टॉम अनुभवी था। वह तुरंत कहता है कि यह बहुत खतरनाक संकेत है और हमें इसी वक्त वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एलियट अपनी जिद पर अड़ा रहता है। उसे सिर्फ अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट और अपने प्रमोशन की चिंता थी। वह कहता है कि हम अपने पहले पड़ाव यानी टारगेट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं और तूफान शायद अपनी दिशा बदल लेगा, जैसा कि अक्सर रेडियो रिपोर्ट्स में होता है। टॉम और एनी जानते थे कि यह मौत का बुलावा है, लेकिन एलियट के पैसों के दबाव और उसकी जिद के आगे आखिरकार उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नीचे बेस कैंप में मौजूद पीटर जब यह देखता है कि तूफान की वार्निंग के बाद भी वह लोग वापस नहीं आ रहे, तो उसकी घबराहट बढ़ जाती है। उसे अपने पिता को खोने का दुख याद आता है। वह फिर से रेडियो पर टॉम से संपर्क करता है और चिल्लाकर बताता है कि दक्षिण दिशा से बहुत ही भयानक तूफान उनकी तरफ आ चुका है और अगर वह अब भी नहीं मुड़े तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन एलियट एक बार फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से टॉम को कन्विंस कर लेता है। पीटर अपनी दूरबीन से बेबसी के साथ देख रहा होता है कि उसकी बहन एनी मौत के बिछाए हुए जाल की तरफ कदम बढ़ा रही है। वह पहले ही अपने पिता को खो चुका था और अब वह अपनी बहन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी ऊपर पहाड़ पर कुदरत का असली तांडव शुरू हो जाता है। अचानक एक भीषण बर्फानी तूफान आ जाता है। बर्फ की मोटी चादर और हड्डियों को गला देने वाली ठंड के बीच यह 5 लोग बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एनी के पैरों के नीचे से बर्फ की एक बहुत बड़ी सतह खिसक जाती है और वह 2 चट्टानों के बीच बनी एक बहुत गहरी खाई में गिरने लगती है, क्योंकि यह सभी एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। एनी के गिरने के साथ साथ बाकी लोग भी नीचे की तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन किस्मत से जब एनी सतह से थोड़ा ही ऊपर लटक रही होती है, तभी उसकी रस्सी एक नुकीले पत्थर में फंस जाती है और अगले ही पल वह रस्सी बीच से टूट जाती है। एनी उस गहरी खाई में सुरक्षित गिर जाती है, लेकिन अब वह वहां कैद हो चुकी थी। ऊपर मौजूद बाकी 4 लोग भी इस तूफान की चपेट में आकर इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी ऊपर से बर्फ का एक विशाल सैलाब यानी एवंच आता है और पूरी टीम की तरफ मौत बनकर बढ़ने लगता है। इसकी चपेट में आकर टीम के 2 और लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब उस गहरी खाई के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे थे, एनी,
इलियट और टॉम। ऊपर से वह खाई पूरी तरह बर्फ की मोटी परत से ढकी जा चुकी थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह तीनों अब बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो चुके थे। उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। नीचे से उनके रेडियो पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां किसी भी तरह का कोई सिग्नल नहीं था। एनी को मॉर्स लैंग्वेज आती थी और खुशकिस्मती से पीटर को भी इसकी पूरी जानकारी थी। एनी ने एक छोटे से पत्थर और धातु के टुकड़े से मॉर्स कोड में सिग्नल भेजे, जो किसी तरह नीचे लगे यंत्रों ने पकड़ ली। पीटर को जैसे ही यह पता चला कि उसकी बहन अभी जिंदा है, उसकी जान में जान आई। लेकिन अब वक्त उनके खिलाफ था। विशेषज्ञों का कहना था कि इतनी ऊंचाई पर और इतनी ठंड में यह लोग 36 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की बहुत कमी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बर्फ के नीचे उनकी सटीक लोकेशन का पता कैसे लगाया जाए और वहां तक पहुंचने के लिए इतनी विशाल बर्फ की दीवार को कैसे हटाया जाए। यह नामुमकिन जैसा लग रहा था। पीटर अपनी बहन को बचाने के लिए खुद ऊपर जाने का फैसला करता है, भले ही उसकी अपनी जान चली जाए। इसके लिए वह आर्मी के पास जाता है और उनसे नाइट्रोग्लाइसलाइसेरिन के शक्तिशाली बम मांगता है। यह बम इतने खतरनाक थे कि थोड़ा सा झटका या सूरज की सीधी रोशनी पड़ते ही यह अपने आप फट सकते थे। इलियट की कंपनी 50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान करती है, ताकि कोई और भी इस खतरनाक मिशन पर पीटर के साथ जा सके। पैसों के लालच में एक टीम तैयार हो जाती है, लेकिन सफर शुरू करने से पहले पीटर को सलाह दी जाती है कि उसे अपनी टीम में विक को जरूर शामिल करना चाहिए। विक वही अनुभवी आदमी था जिसने चढ़ाई से पहले एलियट को टोका था। विक का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। 4 साल पहले उसकी अपनी पत्नी, जो एक मशहूर टूरिस्ट गाइड थी, इसी पहाड़ पर एक भयानक तूफान में लापता हो गई थी। विक उसे ढूंढने के लिए पागलों की तरह ऊपर गया था। उसे अपनी पत्नी की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वह 3 और लोगों की जान बचाकर वापस ले आया था। इस कोशिश में उसके पैरों की उंगलियां ठंड की वजह से बुरी तरह गल गई थीं। वह आज भी अपनी पत्नी की आखिरी निशानियों को ढूंढने के लिए अक्सर इन खतरनाक वादियों में भटकता रहता था। पीटर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर के जरिए विक के पास पहुंचती है। विक पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि K2 पर इस वक्त जाना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन जब पीटर उसे याद दिलाता है कि उसने सालों पहले उसके पिता रॉयस के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो विक की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वह मान जाता है। वह टीम का लीडर बनते ही कहता है, यह कोई रिकॉर्ड बनाने की चढ़ाई नहीं है, यह एक रेस्क्यू मिशन है और यहां हर कदम मेरी मर्जी से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बर्फ की गहरी गुफा में फंसे तीनों लोगों की हालत हर बीतते मिनट के साथ खराब होती जा रही थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि खून जमने लगा था और ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से टॉम के फेफड़े जवाब दे रहे थे। उनके पास सांस लेने में मदद करने वाली एक बहुत ही जरूरी दवा थी। इलियट अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक यहां भी बहुत स्वार्थी निकला। वह अपनी दवा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, भले ही टॉम मर जाए। वह चाहता था कि टॉम जल्दी खत्म हो जाए, ताकि उसके हिस्से की दवा इलियट खुद इस्तेमाल कर सके और ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सके। लेकिन एनी का दिल पसीज गया और उसने छिपकर अपने हिस्से का इंजेक्शन टॉम को लगा दिया। इलियट को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया और एनी को बुरा भला कहने लगा। इधर बाहर की दुनिया में पीटर और विक की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर ऊपर बढ़ रही थी। उनके पास वह खतरनाक नाइट्रोग्लाइसलाइसेरिन के बम थे, जिन्हें वे साये की तरह बचाकर ले जा रहे थे। रास्ते में कुदरत उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। एक टीम के बम में लीकेज हो जाती है और जैसे ही उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वहां एक इतना जबरदस्त धमाका होता है कि पूरा पहाड़ हिल जाता है और टीम के 2 सदस्य वहीं मौत की नींद सो जाते हैं। इस धमाके की वजह से बहुत सारी पुरानी बर्फ अपनी जगह से हटती है और विक को अचानक वहां एक लाश का हाथ दिखाई देता है। वह पास जाकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि विक की अपनी पत्नी थी, जिसकी तलाश वह 4 साल से कर रहा था। उसकी लाश आज भी बर्फ में वैसी ही सुरक्षित थी। विक ने उसकी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकाली और उसे अपने गले के लॉकेट में डाल लिया। तभी पीटर को वहां एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर विक के पैरों तले जमीन खिखल जाती है।
उस बॉक्स से एक ऐसा कड़ा सच सामने आता है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल उठे। दरअसल 4 साल पहले जब विक की पत्नी तूफान में फंसी थी तो इलियट भी उसी के साथ था। इलियट ने खुद को बचाने के लिए विक की पत्नी की सारी डेक्समेथजुन दवा चुरा ली थी और उसे तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया था। विक को अब समझ आ गया था कि उसकी पत्नी की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यही इलियट है। विक के दिल में बदले की आग जलने लगती है और वह तेजी से उस गुफा की तरफ बढ़ता है जहां इलियट छिपा था। रात का वक्त हो चुका था और एनी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। वह रेडियो पर पीटर से संपर्क करती है और कमजोर आवाज में कहती है, पीटर तुम वापस चले जाओ, हम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, अपनी जान जोखिम में मत डालो। पीटर उसे ढांढस बंधाता है लेकिन उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसी रात इलियट अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है जब एनी बेहोशी की हालत में सो रही होती है। इलियट रेंगते हुए टॉम के पास जाता है और उसे हवा का एक खाली इंजेक्शन लगा देता है। हवा का बुलबुला टॉम की नसों में जाते ही उसका दम घुट जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। जब एनी की आंख खुलती है तो वह टॉम के शरीर को ठंडा पाती है और पास ही गिरी हुई खाली सिरिंज देखकर समझ जाती है कि इलियट ने अपनी दवा बचाने के लिए टॉम का कत्ल कर दिया है। तभी गुफा की छत से बर्फ गिरने लगती है और उन्हें ऊपर से हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई देती है। पीटर और विक ठीक उसी जगह पहुंच चुके थे। वे अपनी पूरी सावधानी के साथ नाइट्रोग्लाइसेरिन का आखिरी बम वहां सेट करते हैं और एक जोरदार धमाका करते हैं जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। पीटर तेजी से अंदर उतरता है और अपनी बहन एनी वह उसे रस्सी से बांधकर ऊपर खींचने की तैयारी करता है। तभी विक और इलियट का आमना सामना होता है। विक के पास मौका था कि वह इलियट को वहीं खत्म कर दे, लेकिन वह एक सच्चा पर्वतारोही था। वह नफरत के बावजूद इलियट को भी रस्सी से बांध देता है, लेकिन तभी पहाड़ का वह हिस्सा अचानक धंस जाता है जहां यह सब खड़े थे। अब मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। पीटर सबसे ऊपर चट्टान को पकड़े हुए था और नीचे रस्सी पर एनी, विक और इलियट एक के नीचे एक लटके हुए थे। पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी थी और हुक धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। विक को तुरंत समझ आ गया कि रस्सी सबका वजन नहीं सह पाएगी और अगर उसने कुछ नहीं किया तो पीटर और एनी भी मारे जाएंगे। विक पीटर की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वह अपनी जेब से वही पुराना चाकू निकालता है। पीटर चिल्लाता है, नहीं विक, ऐसा मत करना। लेकिन विक मुस्कुराते हुए रस्सी काट देता है। विक और एलियट दोनों एक साथ उस अंधेरी और गहरी खाई में गिर जाते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। विक ने ना सिर्फ अपनी पत्नी की मौत का बदला लिया बल्कि एक पिता की तरह पीटर और एनी को नई जिंदगी भी दे दी। आखिरकार सूरज की पहली किरण के साथ पीटर अपनी बहन एनी को सुरक्षित नीचे बेस कैंप लेकर आता है। एनी की आंखों में अब पीटर के लिए नफरत नहीं बल्कि बेपनाह प्यार और सम्मान था। वह अपने भाई को गले लगा लेती है और उसे उस पुरानी गलती के लिए दिल से माफ कर देती है। वह कहती है, पीटर अगर आज डैड यहां होते तो उन्हें तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर बहुत गर्व होता। पीटर वहां उन सभी लोगों के नाम का एक खूबसूरत पत्थर का स्मारक बनाता है जिन्होंने इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसी सीन के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है। एक पिता के इस महान बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसी ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमसे अभी जुड़ें, यानी सब्सक्राइब करें।